ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं लगातार अपना फेवरेट शो कालचक्र। तो किसकी किस्मत में है पैतृक संपत्ति और किसको नहीं मिलेगी पैतृक संपत्ति, किसके लिए पैतृक संपत्ति शुभ है और किसके लिए अशुभ, आज कालचक्र में पंडित जी आपको पैतृक संपत्ति से जुड़ी सबसे खास जानकारी दे रहे हैं। तो अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात कर लेते हैं कुंडली के उन भावों के बारे में जिससे आपको आसानी से पैतृक संपत्ति मिल सकती है। तो आइए जानते हैं पंडित जी से। तो पंडित जी, ऐसे कौन से भाव हैं जो पैतृक संपत्ति मिलने के जो आसान रास्ते बना देते हैं? देखो, जन्म कुंडली में दूसरे भाव में कर्क राशि का बुध बैठा हो। कर्क राशि का बुध तभी होगा जब मिथुन राशि लग्न में होगी, तो ये निश्चित रूप से पैतृक संपत्ति दिलाता है। मकर यानी नीच राशि का गुरु 5वें भाव में हो तो पितरों की भूमि प्राप्त कराता है। उच्च का मंगल 4थे भाव में हो, पैतृक और स्वार्जित दोनों प्रकार की संपत्ति मिलती है। चतुर्थेश द्वितीय भाव में हो और शनि हो, धनु राशि में शनि द्वितीय भाव में हो और चतुर्थ भाव में कुंभ राशि हो और शनि की यह स्थिति लग्नेश के साथ हो, तो निश्चित रूप से ऐसे आदमी 10 मकान प्राप्त करते हैं और ढेर सारी प्रॉपर्टी इनके पास होती है और बहुत ज़्यादा इन्हें प्रॉपर्टी का सुख मिलता है। तुला लग्न में शुक्र मंगल की युति में पैतृक संपत्ति प्राप्त होती है। कुंभ राशि का शनि दूसरे भाव में हो तो पैतृक संपत्ति प्राप्त होती है। 4थे भाव में मीन राशि का शनि गुरु से दृष्ट हो तो पैतृक संपत्ति प्राप्त होती है। स्व अर्जित संपत्ति भी प्राप्त होती है। तो ये कुछ ऐसे सरल योग हैं जिन योगों के होने से पैतृक संपत्ति आसानी से प्राप्त होती है। और पैतृक संपत्ति तो प्राप्त ही होती है अपने कुल के और दूसरे लोगों की, जिनकी संपत्ति मिलने पर अधिकार नहीं होता है, उनकी भी संपत्ति आसानी से मिल जाती है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब सिंह राशि की बात कर लेते हैं। आज सिंह राशि के लिए आज का पूरा दिन कैसा रहेगा, आइए जान लेते हैं पंडित जी से। देखिए, सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपका राजस्वामी सूर्य अभी भी अपनी नीच राशि में 26 अंश 27 कला पर गोचर कर रहा है और आपके 6ठे भाव में इस समय शनिदेव की स्थिति बनी हुई है। हम तो यही कह सकते हैं कि शनिदेव की दृष्टि सूर्य के ऊपर है, तो किसी न किसी बीमारी पर कुछ न कुछ खर्च होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। लेकिन बीमारी का असर आपके ऊपर नहीं दिखाई देगा, ये बात मान लीजिए। बीमारी रहेगी, दवाई भी होगी, लेकिन बीमारी का असर आप पर नहीं दिखाई देगा। आपका कामकाज प्रभावित नहीं होगा, लेकिन हाँ, कामकाज से जुड़ी यात्रा करनी पड़ सकती है। भाई से मतभेद खत्म होंगे। कंधा और पीठ का दर्द परेशान कर सकता है। जल्दबाजी का निवेश नुकसान करा सकता है। माँ लक्ष्मी को विधिवत पूजन करके कमल का फूल अर्पित करें। शुभ अंक आपके लिए 2 है, शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, इस बीच कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मंजू हैं नैनीताल से। बताइए मंजू, सवाल क्या है? पंडित जी प्रणाम, मैं मंजू देवी बोल रही हूँ उत्तराखंड से। हाँ मंजू, जरा जोर से बोलो बेटा। पंडित जी प्रणाम। खुश रहो। पंडित जी, मैं उत्तराखंड से बोल रही हूँ। मेरा सवाल है अपने बेटे और पति के लिए। मेरे बेटे की उम्र है, मेरे बेटे की जन्म तिथि है 20/12/1998। पंडित जी, क्या इसकी सरकारी नौकरी लगेगी? मंजू, ऐसा है कि आपने प्रश्न अपने बेटे के सरकारी नौकरी के लिए पूछा है। आपके पुत्र भाव का स्वामी शनि है, उससे दशम भाव का स्वामी शुक्र है। शुक्र शनि का इत्तेसाल हो रहा है। निसंदेह आपके बेटे को नौकरी मिलेगी और अच्छी नौकरी मिलेगी, सरकारी नौकरी मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। बस करना यह है कि इसको कहिए कि दुर्गा चालीसा और विंध्येश्वरी चालीसा का नहाने के बाद रोज पाठ कर दिया करे। अगर ये भगवती दुर्गा के व्रत, दुर्गा के पूजन, नवरात्रों में दुर्गा का पूजन करता रहेगा तो आजीवन भाग्यशाली होकर के दुनिया पर राज करेगा। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। भंवर सिंह है हमारे साथ सोनीपत से। बताइए भंवर सिंह जी, क्या सवाल? हाँ, सोनीपत से बोल रहा हूँ जी। मैं कुछ बीमार चल रहा हूँ और घरवाली भी बीमार रहती है ज्यादा, और मैं क्या कर सकता हूँ? आप कितने साल के हैं?
मेरी उम्र 29 साल है। जन्म तिथि का कोई पता नहीं, टाइम का कोई पता नहीं सर। और घरवाली का जन्मदिन जो इंदिरा मरी थी उस दिन का है, तारीख का नहीं पता, 84 में। चलिए देखिए, वैसे तो मैं देख के बता रहा हूँ कि आपके रोग भाव में मंगल और चंद्रमा बैठे हुए हैं। आपको मतलब कि रोग में ब्लड प्रेशर से भी संबंधित रोग है, शुगर से भी संबंधित रोग है, एलर्जी से भी संबंधित रोग है, अस्थमेटिक भी हैं, सांसों की भी प्रॉब्लम है, खून की भी कमी है, तमाम रोगों से आप भरे पड़े हुए हैं। ऐसे में देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि एकाएक सारे रोगों का निदान तो संभव नहीं है, लेकिन अगर आप राम रक्षा स्तोत्र का रोज पाठ करना शुरू कर दें और राम दरबार का पूजन करना शुरू कर दें तो काफ़ी हद तक आपको राहत मिलेगी। और दूसरी बात, जब आप खाली रहें तो लाल कलम से एक मोटे रजिस्टर पर राम राम लिखना शुरू कर दें। रोज़ 24 मिनट तक राम राम लिखना शुरू करें। ये उपाय कुछ दिन करने पर निश्चित रूप से आपको राहत मिलेगी। आपने अपने घरवाली के बारे में भौतिक जो प्रश्न किया है तो उसके बारे में जान लीजिए कि उनको हृदय से संबंधित, हड्डियों से संबंधित, नसों से संबंधित उनको भी समस्या है। उनको चाहिए कि शनिवार के दिन शाम को किसी पीपल के पेड़ के नीचे जाके सरसों के तेल का दिया जलाएं और पीपल के पेड़ की 7 परिक्रमा करें। ये उपाय इन्हें काफ़ी दिनों तक करना चाहिए। इससे रोग में राहत मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अपने डिस्कशन को, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अब बात करते हैं कुछ लोगों की कुंडली की, जिसमें ऐसे योग होते हैं कि पिता की संपत्ति होने के बाद भी उनको उसमें कोई हक नहीं मिल पाता। कुंडली के ऐसे कौन से योग की वजह से ये सब होता है, चलिए ये भी पंडित जी से जान लेते हैं। तो पंडित जी, तो बहुत ही मुश्किल हालात होंगे कि पिता पैतृक संपत्ति अपने पास है लेकिन फिर भी हक नहीं मिल पा रहा। देखो, केवल पुत्र ही नालायक नहीं होते हैं, पिता भी नालायक होते हैं। मैं तो ज्योतिषी हूँ। आए दिन लोग इस तरह की समस्या लेकर आते हैं कि माता पिता एक बेटे की तरफ रुझान पूरा कर दिए हैं या बेटी की तरफ रुझान कर दिए हैं और बेटे को अपने संपत्ति से एकदम बेदखल कर दिए हैं और बेटा परेशान होकर के भाग दौड़ की ज़िंदगी जी रहा है। कोई उसका दिमाग नहीं काम कर रहा है। कोई माता पिता ऐसे हैं जो बेटे को संपत्ति से ही बेदखल कर दिए हैं। कोई माता पिता ऐसे हैं जो अपने एक बच्चे को सारी संपत्ति दे रहे हैं, दूसरे बच्चे के लिए ये कह दे रहे हैं कि नहीं, तुम्हारा मेरी संपत्ति में कोई हक नहीं बनता, जबकि उसने कोई गलती नहीं की है, उसने किसी प्रकार का कोई अपराध नहीं किया है। उसका अपराध है कि वो एक ऐसे लड़की से विवाह हो गया है जिस लड़की को सास ससुर पसंद नहीं करते हैं। अब या तो वो धर्म निभाए, पत्नी का साथ दे, और या धर्म न निभाए, पत्नी को अपने से तिरस्कृत करे धन संपत्ति के लिए। बहुत से कारण है बेटा। ये संसार नाना प्रकार के उलझनों से भरा हुआ है। और नए लोग जी इस तरह की बातें बताते हैं, इस तरह की समस्याएं बताते हैं कि सारी पुरानी परिभाषाएं धरी की धरी रह जाती हैं। कुछ माताएं ऐसी हैं जो अपने बेटे की शादी कहीं चाहती हैं, लेकिन शादी कहीं हो जाती है तो वो उस लड़की से बदला लेने के लिए अपने आखिरी स्तर तक, निम्न स्तर तक जाती हैं और पूरे जिंदगी उसके साथ बैर निभाती हैं। और उस बहू को या उस बेटे को कभी घर में संपत्ति का हिस्सा मिलने की बात तो दूर, घर का सदस्य होने का भी आभास नहीं होने दिया जाता है। तो है, समाज है। और इस तरह के बहुत से योग हैं कुंडली में। अगर चतुर्थ भाव में पापक ग्रहों की दृष्टि हो, स्थिति हो, चंद्रमा के आगे पीछे पापक ग्रह हों, चतुर्थेश पाप पीड़ित हो, तो ये सारे योग बनते हैं। पिता की संपत्ति होने के बाद भी उसमें कोई हक नहीं मिल पाता है। ऐसे अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो इसका कारण क्या है? आप कर्म और आपके ग्रह इसके लिए जिम्मेदार हैं। जिसका चतुर्थेश नीच राशि में पाप ग्रहों से दृष्ट या पापक ग्रहों से युक्त हो, ऐसे लोगों को पैतृक संपत्ति नहीं मिलती है। पैतृक संपत्ति के लिए कानूनी, जिन लोगों की कुंडली में चतुर्थेश निर्बल हो, लग्नेश बलवान हो, दशमेश के साथ हो, ऐसे लोगों को कानून का सहारा लेकर ही पैतृक संपत्ति प्राप्त होती है। 8वें भाव का स्वामी ग्रह कमजोर हो या 12वें भाव में बलहीन हो तो ऐसे लोगों को पैतृक संपत्ति का सुख पाने में काफ़ी कष्टों का सामना करना पड़ता है। लेकिन एक बात बताऊं, एक और योग होता है जिस योग में कुछ दिनों के लिए आपको पैतृक संपत्ति प्राप्त नहीं होती। जैसे किसी आदमी के दहेज का मुकदमा चल रहा है तो उसके माता पिता
उस लड़के को अपने संपत्ति से बेदखल कर देते हैं, और जब तक मुकदमा चलता है तब तक बेदखल रहता है। जब मुकदमा समाप्त हो जाता है तो फिर स्थिति सामान्य हो जाती है। भगवान राम जब वनवास हुआ 14 सालों का, तो वनवास में वो तो पैतृक संपत्ति से मुक्त हो गए थे, तो उनके भी 10वें भाव में सूर्य था, त्रिखल योग था। तो त्रिखल योग आज भी जिनकी जन्म कुंडलियों में है, वो लोग कुछ दिनों के लिए तो अपने पिता की संपत्ति से बहिष्कृत हो जाते हैं, लेकिन फिर बाद में माता पिता को सद्बुद्धि आती है, या ये कह लीजिए कि उनका भाग्योदय होता है, फिर अपनी संपत्ति को प्राप्त करते हैं। तो इस तरह से बहुत से योग हैं। उन योगों का ठीक से विवरण और निवारण करने के बाद स्पष्टतया ये पता चल सकता है कि किसे पैतृक संपत्ति का सुख मिलेगा और किसे नहीं मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस वक्त बात कर लेते हैं कन्या राशि की। अब कन्या राशि के लिए कैसी उनकी आर्थिक स्थिति आज रहने वाली है, कामकाज, रिश्ते, सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग। कन्या राशि का स्वामी बुध इस समय तुला राशि में है। 29 अंश 10 कला पर है। आज गोचर बदल जाएगा। एकदम निश्चिंत रहिए। आपके तृतीय भाव में शुक्र पहुंच चुका है। आपकी मेहनत रंग लाएगी, धन में वृद्धि होगी। ऑफिस में कुछ बड़े फैसले लेने होंगे। दाम्पत्य जीवन में खुशियां लौटेंगी। सकारात्मक ऊर्जा आपको दिन भर फिट रखेगी। किसी से व्यर्थ का वाद विवाद न करें, गुड़ का दान करें। शुभ अंक आपके लिए 5 है। शुभ रंग आपके लिए आसमानी है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए कन्या राशि के लिए तो आज का दिन बेहद अच्छा रहने वाला है, बस कुछ सावधानियां हैं वो बरतनी होगी। तो चलिए अब चर्चा करते हैं, वापस अपने विषय पर लौटते हैं, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जिनको पैतृक संपत्ति मिलने के बावजूद भी सुख चैन नहीं मिलता है। पैतृक संपत्ति मिलते ही दुख, दरिद्रता और कष्ट बढ़ने लगते हैं। अब ऐसा किन ग्रहों की स्थिति की वजह से होता है ये भी जान लेते हैं। मतलब पंडित जी आपको सब कुछ मिल जाए फिर भी सुख चैन आपका खो जाए, ऐसा बहुत होता है कि बड़ी संपत्ति, बड़ी संपदा, बड़ा धन, बहुत दौलत मिलती है, लेकिन वो व्यक्ति अपने ही जीवन में कंगाल होकर के और एक एक रुपए के लिए मुहताज होकर जीवन जीता है। ऐसा बहुत होता है। देखो, ऐसा तो तब होता है जब किसी की कुंडली में सूर्य द्वितीय भाव में हो और शनि अष्टम भाव में हो। शनि की पूर्ण दृष्टि सूर्य पर हो, तब ऐसा योग बनता है कि चाहे उसको कितनी भी संपत्ति मिल जाए, लेकिन उसका जीवन आखिर में अभावग्रस्त ही रहता है। पैतृक संपत्ति मिल भी जाए तो कुछ लोग उसको पाकर कभी सुखी नहीं रह पाते हैं। पैतृक मकान में रहते हैं तो दरिद्रता, दुख, कष्ट बढ़ने लगते हैं। ऐसा किन लोगों के साथ होता है? कौन सा ग्रह इसके लिए जिम्मेदार है? तो मैं आपको बताना चाहूँगा। ध्यान से सुनिए, क्योंकि हो सकता है कि आप पैतृक संपत्ति में रह रहे हों और आपके साथ भी ऐसा हो रहा हो। जिस व्यक्ति का चतुर्थेश बृहस्पति हो और चतुर्थ भाव में ही स्थित हो, ऐसे लोगों को पैतृक संपत्ति मिलने के बाद या उसमें रहने के बाद भी सुख नहीं मिलता है। क्या ऐसे व्यक्ति का घर थोड़े दिनों के बाद बिक जाता है। ऐसे लोगों को कुछ बातों का ध्यान हमेशा रखना चाहिए, वरना उनका दुख, दरिद्रता और कलेश कभी भी खत्म नहीं हो सकता है। जिन लोगों की कुंडली में पैतृक संपत्ति का सुख ना मिल रहा हो, उनको पैतृक संपत्ति विरासत में मिल जाए। ऐसे लोगों को अपने नाम से पैतृक संपत्ति कभी नहीं रखनी चाहिए। ऐसे लोगों को अपने परिवार के किसी दूसरे सदस्य के नाम पर पैतृक संपत्ति करवा देनी चाहिए। ऐसे लोगों को अपने नाम से वाहन भी नहीं खरीदना चाहिए। वाहन खरीदेंगे तो या तो दुर्घटना होगी या तो फिर किसी प्रकार का उससे भय रहेगा। फिर वाहन खराब होता रहेगा और उसमें खर्चे भी बढ़ते रहेंगे। अच्छा, एक बात और बताऊं, पैतृक संपत्ति के अलावा किसी किसी को ससुराल में भी संपत्ति मिल जाती है और किसी किसी को ननिहाल में भी संपत्ति मिल जाती है। ससुराल और ननिहाल में भी संपत्ति मिलती है, इसका भी तो कुंडली में योग होता होगा। इस पर एक दिन कार्यक्रम करूंगा। इसके लिए पूरा समय 1 घंटे का चाहिए, 2 मिनट में ये ख़त्म होने वाली बात नहीं है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि कुछ लोग ससुराल के धन से धनी हो जाते हैं, ससुराल के वैभव से वैभवशाली हो जाते हैं, और कुछ लोग ननिहाल के वैभव से वैभवशाली हो जाते हैं। ऐसा कौन सा योग होता है जो ननिहाल में और ससुराल में संपत्ति दिलाता है,
इस पर बहुत जल्द कार्यक्रम करूँगा। आप रोज़ देखते रहिए कालचक्र। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण विषय है और कैसे बातों में से बातें और महत्वपूर्ण जानकारियां निकलती है, ये पंडित जी बिल्कुल हम देख ही रहे हैं। तो चलिए अब राशिफल की तरफ वापस लौटते हैं और बात कर लेते हैं तुला राशि के लिए। अब उनके लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, ये भी जान लेते हैं। तुला राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि अभी भी आपके राशि में सूर्य, बुध और केतु की स्थिति बनी हुई है, लेकिन बहुत जल्दी ये ट्रांजिट बदलने वाला है। इधर काफ़ी दिनों से तुला राशि के जातकों का ग्रह गोचर खराब चल रहा था और मैं उनकी राशि फल को भी थोड़ा सा नेगेटिव ही बता रहा था, लेकिन अब समय बदलने वाला है। और ये मान के चलिए कि चंद्रमा से पंचम नवम स्थिति इस बात का संकेत है कि अब धीरे धीरे आपके अच्छे समय की शुरुआत हो रही है। आपके जीवन का सूरज, आपके भाग्य की रोशनी अब दिखाई देगी। रुका हुआ धन वापस मिल सकता है। नौकरी में तरक्की का योग बना हुआ है। परिवार के साथ घूमने जा सकते हैं। स्वास्थ्य आपका पूरा साथ देगा। नए रोजगार की तरफ सोच समझ कर बढ़िए। माता जी के मंदिर में घी का दीपक जलाइए। शुभ अंक आपके लिए 1 है। शुभ रंग आपके लिए नीला है। जय मां विंध्यवासिनी। तो अगर आप पैतृक संपत्ति का सुख पाना चाहते हैं तो आपको कौन से उपाय जरूर करने चाहिए, ये भी जान लेते हैं। तो पंडित जी, अब ऐसे कौन से उपाय हैं कि जिनके पास पैतृक संपत्ति नहीं है और उसका सुख भोगना चाहते हैं, क्या वो ऐसा करें? देखिए, पैतृक संपत्ति प्राप्त करने के लिए कुछ उपाय मैं आपको बताना चाहूँगा। हनुमान जी की पूजा करिए और मंगल स्तोत्र का रोज पाठ करिए। ललिता सहस्रनामावली का 3 साल तक लगातार पाठ करने से राज हो जाता है आदमी। एक पाठ रोज करिए और भगवान गणेश का सहस्रार्चन साल में 1 बार जरूर करिए। सहस्रार्चन क्या है? किसी महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को मिट्टी के गणेश की प्रतिमा अपने घर में ले आइए और 1000 लड्डू और 1000 दुर्वांकुर से गणेश जी के 1000 नामों से उनका अर्चन करिए और वो प्रसाद फिर लोगों में बंटवाइए। निश्चित रूप से साल भर में 1 बार ये उपाय करने से आपके पास चारों तरफ संपत्ति ही संपत्ति होगी और जो कुछ भी अशुभ योग होंगे सब गणेश जी की कृपा से ठीक हो जाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि के लिए आज उनका दिन कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं पंडित जी से। तो चलिए, वृश्चिक राशि में तो शुक्र पहुंच ही गया है। आत्मविश्वास से धन में वृद्धि कर पाएंगे। नई नौकरी के लिए बुलावा आ सकता है। आपके शब्दों में, रिश्तों में मिठास बढ़ेगी। अगर आप शुगर पेशेंट हैं तो थोड़ी सी परेशानी बढ़ सकती है। खान पान पर सावधानी बरतिएगा। गाड़ी चलाते समय ज़्यादा सतर्क रहिएगा। पानी में 2 चुटकी हल्दी डालकर स्नान करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 5 है। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों की किस्मत आज कैसी रहने वाली है, कौन से उपाय इनकी हर उलझन को सुलझा सकते हैं, ये सब बताएंगे आपको पंडित जी। लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद फिलहाल छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। देखते रहेगा कालचक्र।